नमस्कार। 18 अप्रैल को भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है और कहा जा रहा है कि इस बैठक से पहले ही भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। अब ये भी कहा जा रहा है, चर्चाएं इस बात की है कि संघ की तरफ से संजय जोशी का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारी कौन पड़ेगा, संघ भारी पड़ेगा या फिर गुजरात लॉबी भारी पड़ेगी। एक तरफ आप देख रहे हैं कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान का जो दिन है वो पास आ रहे हैं और दूसरी तरफ गुजरात में एक बड़ी घटना हो गई है। बड़ी घटना ये हो गई है कि संजय जोशी को जन्मदिन की बधाई देने पर गुजरात के एक नेता से इस्तीफा ले लिया जा रहा है। देखिए, लड़ाई बहुत बड़ी है, आग अभी बुझी नहीं है। तो क्या कुछ हो रहा है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ इधर नीतीश कुमार को भी किनारे लगाने की प्लानिंग और तेज हो गई है। भाजपा के पूर्व मंत्री ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दे दिया है। तो क्या कुछ हो रहा है, इन सब पर सीधे बात अशोक वानखेड़े सर से करेंगे। नीतीश कुमार के पास तो बाद में चलेंगे, लेकिन सबसे पहले देश के सबसे बड़ी घटना पर बात कर लेते हैं अशोक वानखेड़े सर। 18 तारीख को बैठक होने जा रही है। 99% कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही गुजरात में बड़ी घटना का हो जाना, संजय जोशी को बधाई देने पर इस्तीफा ले लिया गया, ऐसे आरोप लगा रहे हैं गुजरात के भाजपा के नेता प्रकाश भाई साखिया। देखिए, प्रकाश भाई साखिया वहां के एक तहसील के अध्यक्ष है और जी। मयूर पटेल जो उस जिले के अध्यक्ष है, उन्होंने उनको आदेश दिया कि आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने फेसबुक पे बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं मेरे अंतरात्मा को हारने नहीं दूंगा। मेरी अंतरात्मा की आवाज थी, क्योंकि संजय जोशी गुजरात के बड़े नेता माने जाते हैं। देखिए, संजय जोशी और आज यदि संजय जोशी का नाम आ रहा है, जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन रह चुके हैं ऑल इंडिया, वो अध्यक्ष पद के लिए सबसे बढ़िया दावेदार, मतलब अच्छा एक नाम है। लेकिन मोदी और संजय जोशी ये एक जमाने के दोस्त हुआ करते थे। दोनों का शुरुआत गुजरात में हुई। इन्होंने इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने के बाद वो पढ़ाने लगे। संघ से तो जुड़े हुए थे, लेकिन फिर संघ ने जब उनको गुजरात की ड्यूटी दी, तो वो गुजरात में मोदी के साथ मिलकर काम करने लगे। पहली बार जब गुजरात में सत्ता में आई बीजेपी अपने बलबूते पे, तो वहां पर केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। और केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाने में जोशी और मोदी इन दोनों का हाथ था। इसको लेके वाघेला जी बहुत आंदोलित हुए। वाघेला जी को लगा कि यह गलत हुआ। फिर एक कॉम्प्रोमाइजिंग उम्मीदवार के रूप में, जब विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा था, तो फिर एक कॉम्प्रोमाइजिंग उम्मीदवार के रूप में मेहता को मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर उसके बाद अगला चुनाव आया। अगले चुनाव में फिर केशुभाई पटेल को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी बीच जो विवाद हुआ था वाघेला, मोदी और जोशी, इस विवाद के चलते आरएसएस ने मोदी जी को दिल्ली शिफ्ट किया और मोदी जी जनरल सेक्रेटरी बन गए। जब जनरल सेक्रेटरी बन गए तो मोदी जी का पूरी आत्मा तो वही थी। जब दूसरी बार फिर चुनाव जीते, तो फिर केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। संजय जोशी जी। ये सोच रहे थे कि केशुभाई को पहली बार भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं और नरेंद्र भाई साथ में ही थे, लेकिन इस बार नरेंद्र भाई को खुद होना था, इसलिए वो अपोज कर रहे थे। लेकिन जोशी जी ने नरेंद्र भाई को आने नहीं दिया गुजरात। वहां से झगड़े शुरू हो गए। फिर एक बाई इलेक्शन हारते हैं हमारे मुख्यमंत्री वहां पर पटेल साहब। और फिर उसी के एक उपचुनाव हारने के बलबूते पे मोदी जी ने इशू इतना बढ़ाया बना दिया कि मोदी जी वहां मुख्यमंत्री करके भेजे गए। अब मोदी जी और जोशी साथ में नहीं रह सकते, तो जोशी जी को दिल्ली में जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया। जब वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बने, तो पहले गुजरात में वो जिले जिले गांव गांव तक लोकप्रियता उन्होंने बताई थी, क्योंकि उनका व्यवहार है, मिलनसार है ये है। और उसके बाद वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया बने, तो फिर उन्होंने पूरे देश में अपनी पेठ बनाई। फिर दूसरी तरफ मोदी जी वहां मुख्यमंत्री बने, उनको सारी ताकत मिली। ऐसे में एक 2005 में एक सीढ़ी आई, उस सीढ़ी के चलते इस्तीफा हुआ। बाद में फोरेंसिक लैब ने वो सीढ़ी को फेक बताया और जो भी नतीजा आए। उसके बाद जो जोशी जी थे वो चाहते थे कि यदि ये फेक सीढ़ी के चलते मुझे जिस पद से हटाया गया, उस पद से मेरी वापसी होनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रही थी। नितिन गडकरी अध्यक्ष बने, तो नितिन गडकरी ने फिर नेपथ्य से निकालकर जोशी जी को यूपी के चुनाव में उतारा, यूपी के चुनाव में प्रभारी बन गए।
और उसमें नतीजे भी अच्छा है। इसके बाद मोदी जी ने को लगा कि ये फिर से शायद वापस पार्टी में इनकी जगह बनेगी। फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव की मुंबई में इन्होंने पूरा भरपूर विरोध किया और वो जी। विरोध इतने लेवल पे गया कि संघ भी नाराज हुआ। गडकरी किसी करने की स्थिति में नहीं थे, अडवाणी पूर्ण रूप से साथ दे रहे थे मोदी जी का। और फिर संजय जोशी हाशिए पे गए। संजय जोशी अभी हाशिए पे गए तो फिर लोग कहते कि इन दो गुजरातियों से लड़ने के बाद तो लोग समाप्त हो जाते। संजय जोशी आज मैं दिल्ली में मैं व्यक्तिगत जो मैं देखता हूँ, प्रज्ञा जी, जो आदमी साउथ एवेन्यू में रहता था तो वहां मकान का पानी तोड़ दिया गया, बिजली तोड़ दी गई, तो वो रास्ते पे लिटरली रास्ते पे है। आज यदि आप दिल्ली में आए और संजय जोशी को मिलना चाहेंगे तो एक कोई पब्लिक गार्डन है, पब्लिक बगीचा, उस बगीचे में एक पेड़ के नीचे एक प्लास्टिक की चेयर पे संजय जोशी बैठते थे और उनको ओके। मिलने के लिए कम से कम 700-800 लोग किसी भी हर समय वेटिंग में होते। संजय जोशी अच्छा। होते हैं, सामने एक चेयर होती है, वहां कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कोई अपने पानी एक बॉटल लेके आए वो 10 लोगों को पीते हैं, ना कोई चाय मिलती है ना कुछ नहीं मिलती, क्योंकि वो खुद ही एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। उसके बाद लोग जाते हैं, मिलते हैं, मुझे भी जब भी कभी मिलने का होता है तो मैं वहीं जाके पेड़ पे ही मिलता हूँ उनको। अभी तक मैं उनको किसी घर पे नहीं मिला हूँ। ये उनकी स्थिति है। लेकिन एक पेड़ के नीचे एक रास्ते पे लिटरली, मतलब एक रास्ते पे आना और एक रास्ते पे वास्तविकता में आना, ऐसे होते हुए भी यदि रोज 700-800 लोग मिलने यदि उनको पहुंचते हैं। अभी 6 तारीख को उनका जन्मदिन था और पूरा एरिया पोस्टरों से पटा हुआ था, वो जहां बैठते हैं वहां पे, और हजारों की तादाद में भीड़। तो ये बताता है कि उसकी लोकप्रियता क्या है। किसी भी रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो वहां लेने के लिए 200-400 लोग आते हैं। ये उनकी लोकप्रियता है क्योंकि वो मिलनसार व्यक्ति है, उन्होंने कभी ईगो नहीं पाला। लेकिन अशोक सर, लेकिन नागपुर से जब लौट करके आए नरेंद्र मोदी तो लग रहा था कि जो वार तकरार है, जो नहीं, झगड़े हैं वे मैंने खत्म हो गए। मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था प्रज्ञा जी, हम्म। ये नागपुर जरूर गए थे बात कर, हम्म। लेकिन जितने प्रधानमंत्री के पब्लिक कार्यक्रम थे उसी कार्यक्रम में मोहन भागवत और मोदी जी साथ साथ में जी। थे। एक मिनट के लिए भी मोहन भागवत और मोदी जी अलग नहीं बैठे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि 24/7 जो लोग मोदी जी के साथ थे वो बता रहे थे कि कोई नहीं, जो बातचीत वो स्टेज पे बैठने पे एक दूसरे से बातचीत की वही बात होगी। और मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा स्टेज पे बैठे बैठे सुलेगा नहीं, वो तो लंबी चर्चा का विषय है। क्योंकि संगठन पूर्ण रूप से हाथ से चला गया और कांग्रेस का मतलब बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया। लिटरली बाहर के लोग इतने हावी हो गए हैं कि अब बताइए आसाम में मुख्यमंत्री कौन है, बाहर का है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री तो भी तो बाहर का ही है ना, वो बीजेपी का तो ओरिजिनल नहीं है। वो हिंदू महासभा का था कि हिंदू वाहिनी थी, बाद में भाजपा में हो गए वो। ऐसे कई जगह महाराष्ट्र में तो सारा सत्ता देखा जाए तो मंत्री सब बाहर से आए हुए। तो वो चाहते हैं कि जो भाजपा की जो विचारधारा वाले लोग हैं वो आगे आए, उनको अहम पोजीशन मिले। और भाजपा हमेशा सामूहिक नेतृत्व की बात करती थी, एक मन की बात कहने वाला भाजपा में नहीं हुआ करता था। जी। तो कुल मिलाकर भाजपा फिर से संगठन पे पकड़ लाना चाहती है, क्योंकि भाजपा को यह पता है कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण होने के बाद कांग्रेस जैसा हश्र बीजेपी का होने में समय नहीं लगेगा। वो तो 60 साल तक सत्ता में रही क्योंकि सामने अपोजिशन नहीं था। जब अपोजिशन स्ट्रांगली सामने आ गया तो पत्ते के बंगलों की तरह ढेर हो गई कांग्रेस। अब बीजेपी के सामने तो ये सारे इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से वापस आने की सोच रहा है। ऐसे में इनको ढेर होने में टाइम टाइम नहीं लगेगा। इसलिए बीजेपी को वो पुराने दिन पुराना संगठन वापस आने के लिए, जहां संगठन अंकुश होगा सत्ता पे, ना कि सत्ता के दरबार में संगठन मुजरा करने जाएगा। ये जो परिकल्पना है इसके चलते इस बार, और यदि इस बार 370 आ जाते बीजेपी को, तो यकीनन मैं आपको कहता हूं संघ पे भी रिसीवर बैठ जाता। संघ अच्छा। पे भी कोई गुजराती इनके लॉबी का आदमी संघ चालक हो जाता और ये बोलते कि आपने संघ को बिल्कुल अलग ढर्रे पे ले गए, संघ ये नहीं है जो आप सोचते हैं, और एक नया आदमी आएगा। संघ इस बात को जानता है, संघ ये जानता है कि भस्मासुर की जैसी स्थिति हो गई है। तो ये संघ के भी जीने मरने का सवाल है, इसीलिए एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। उस दिन अमित शाह जब बोले, देखिए अखिलेश जी ने जब सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी है आपकी लेकिन अभी तक अध्यक्ष नहीं बना पाए, तो उन्हें हाँ। तुरंत उनको लगा लूज बॉल है और उन्होंने छक्का मार दिया और उन्होंने कह दिया कि अरे अखिलेश जी आपके तो 4 आने वाले अध्यक्ष में मैं बता देता हूँ आप ही के परिवार के होंगे, लेकिन हमारी तो पार्टी इतनी बड़ी है, टाइम लगता है, ये उन्होंने कहा। उसका जवाब है उसका जवाब है कि नितिन गडकरी जब अध्यक्ष बने तो कितना टाइम लगा, अमित शाह स्वयं अध्यक्ष बने तो कितना टाइम लगा।
जेपी नड्डा को अध्यक्ष बनवाने में कितना टाइम लगा, राजनाथ को टाइम कितना लगा अध्यक्ष बनवाने। ऐसी फेरिस्त है मेरे पास कि अध्यक्ष एक दिन के अंदर अध्यक्ष तय हुए और अपॉइंट हुए। इसी अध्यक्ष में ऐसा क्या हो गया, या पार्टी सिर्फ पिछले साल में ही इस साल इतनी बढ़ गई कि पार्टी में अब इतना टाइम लगने लगा। टाइम इसलिए लगने लगा कि ये दोनों के सर्वाइवल का सवाल है। ये दोनों गुजराती नहीं, एक गुजराती अमित शाह, उनके सर्वाइवल का सवाल है। नरेंद्र मोदी जी तो एक सेफ एग्जिट ले लेंगे, 75 के नाम पे कल रिटायर्ड भी हो जाएंगे तो एक अच्छे पोजीशन पे रहेंगे, हो सकता है आने वाले समय में राष्ट्रपति भी बने, वो एक रास्ता भी उनके लिए खुला है। लेकिन यदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हटते हैं या पार्टी का अध्यक्ष ऐसा आता है जो जिसका पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा, फिर अमित शाह पार्टी का आदेश पे ही जा पाएंगे। अभी अमित शाह जाके कोई भी निगोशिएशन कराते कि महाराष्ट्र में क्या होगा और तमिलनाडु में क्या होगा, ये तब स्थिति नहीं रही। अध्यक्ष जिसको भेजेगा वहीं जाएगा तमिलनाडु। अभी अमित शाह किस कैपेसिटी में भाजपा में है, वो भाजपा के सदस्य है, केंद्र में मंत्री है। हुई सर गुजरात में जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि संजय जोशी को बधाई देने पर गुजरात ये के नेता ने ये मुझे लगता है कि अब संघ और बीजेपी में और ज्यादा बड़ी दरारें होती दिखाई दे रही। जब उधर से आने के बाद, नागपुर दौरे के आने के बाद उनको लगा कि अब कोई चारा दिख नहीं रहा है, या तो संघ की बात मानो या संघ से विद्रोह करो। बिल्कुल। तो एक इंडिकेशन है। देखिए, संजय जोशी को एक तालुका अध्यक्ष बधाई देता है और उसको इस्तीफा देने के लिए बोला जाता है, ये बगैर दिल्ली के होता नहीं। ये लोकल लेवल पे लेने वाला ये नहीं है, और बीजेपी में तो लोकल लेवल पे कोई लेता भी नहीं। बीजेपी जो कवर करते हैं, बीजेपी के जो नेता ये बताते हैं कि इवन बूथ के जो लोग होंगे, बूथ पे कौन काम करेगा, उस बूथ की 12 लोगों की लिस्ट भी दिल्ली तक जाएगी, और उसका कौन हेड होगा बूथ, उस बूथ पे, ये दिल्ली तय करेगा। जब दिल्ली हर चीज तय कर रहा है, दिल्ली ठेके कौन किसको दे रहा है ये तय कर रहा है, दिल्ली उद्योग नीति तय कर रहा है, दिल्ली मंत्री कौन बनेगा ये तय कर रहा है। यदि दिल्ली नहीं तय कर रहा होता तो पहली बार बने मंत्री विधायक मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये सारे रबर स्टैम्प बने हैं, सारे मुख्यमंत्री हंसी का पात्र है। जब विधानसभा शुरू होती है तो जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि इन्हीं एक्सपीरियंस है, पहली बार विधायक बने और मुख्यमंत्री बने हैं। तो कुल मिलाकर अब लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी भी पहली बार बने थे, लेकिन मोदी जी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन थे, मोदी जी ने एक लंबी पारी खेली थी संगठन में, और राजनीति जानते थे। आप मुझे बताइए उनकी क्या है हैसियत शर्मा जी की राजस्थान में। पिछला चुनाव वो इंडिपेंडेंट करके लड़े थे, बीजेपी के टिकट पे भी नहीं लड़े, डिपॉजिट जब्त हो गया था। सेकंड टाइम बीजेपी ने टिकट दिया, जीत गए और आगे। वैसे ही आप छत्तीसगढ़ में देखिए, आप वैसा ही मध्य प्रदेश में तो चलो वो मंत्री थे पहले, आप ये देखिए उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में मजाक है। कि सिक्का किसका चलेगा, संघ का कि भाजपा का? देखिए, मेरे सूत्र तो ये कहते हैं कि संघ अड़ा हुआ है, और संजय जोशी को बधाई देने पे नोटिस देना के मतलब अब इन गुजरातियों ने भी तय कर रखा है कि आर पार की लड़ाई लड़ी। ये आर पार की लड़ाई हो सकता है अध्यक्ष इनके हाथ से चला जाए। यदि अध्यक्ष इनके हाथ से चला गया तो ये और ज्यादा संकट की घड़ी होगी बीजेपी के लिए। अध्यक्ष यदि संघ के खिलाफ हो गया तो संघ फिर 75 साल की जो डेडलाइन है, यदि वो मेंटेन नहीं की तो हो सकता है पार्टी दो फाड़ में टूट जाए। करीब करीब 100 ऐसे सांसद है, संघनिष्ठ सांसद है, जो बाकायदा संघ के कहने पे ही कोई एक्शन लेंगे। उनके लिए आज भी संघ सर्वोपरि है। भाजपा में कई लोग हैं, देखिए लोग आज मोदी जी बहुत अच्छे हैं ऐसे कहने वाले लोग अडवाणी जी को भी ऐसे ही कहते थे, लेकिन जो अडवाणी जी को बहुत बढ़िया मानते थे, अडवाणी जी को भगवान मानते थे, उन्हीं लोगों को मैंने अडवाणी जी के घर पे पत्थर फेंकते हुए देखा। ये मेरी आंखों से देखा। क्योंकि जब सूर्य का अस्त होता है तो आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ के जाती है, ये नेचर है। तो जब लड़ाई आर पार की होगी तो फिर ये देखना है कि फिर दोनों के स्वार्थ के चलते पार्टी टूटेगी या फिर पार्टी को संभालने के लिए किसी को स्वार्थ की बलि देनी होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन संजय जोशी को बधाई देने के बाद इस्तीफे की मांग, ये इन दिल्ली के तरफ से नागपुर को एक इंडिकेशन था। तो अशोक सर, एक चीज यहाँ पर ये भी तो देखने को बनती है कि जिस तरह से ये लड़ाइयां चल रही हैं, इतने समय से संघ अगर अड़ा हुआ है तो क्यों नहीं कुछ डिसाइड कर पा रहा है, इतना समय लग रहा है। संघ बहुत स्लो चलता है प्रज्ञा जी, बहुत स्लो चलता है संघ। आज तक संघ ने
जब जेपी नड्डा ने ये कहा कि हमको संघ की जरूरत नहीं, क्या संघ का कोई वक्तव्य आया उस पे? अभी तक नहीं आया। संघ ने अभी तक वक्तव्य नहीं दिया। लेकिन संघ ने 2024 के चुनाव में झटका दे दिया और बैसाखियों पे सरकार को ले आए। संघ बोलता नहीं, संघ बहुत स्लो चलता है। तो अब संघ की ये जल्दीबाजी तय में है कि चलता नहीं। 18 तारीख को जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग के पहले या उसमें फिर इस मुझे मीटिंग के बाद मुझे तय हो मुझे जाएगा? मुझे मुझे अभी भी नहीं लगता कि कोई अध्यक्ष एकदम ही तय हो जाए, क्योंकि यहाँ ये भी दोनों डाउट भी है। यहाँ पे भी डाउट है, क्योंकि ये दोनों भी जानते हैं कि संघ के मायने क्या है। अब क्या ये टेस्टिंग चल रहा है? आपने एक नोटिस दिया संजय जोशी के नाम पे, उस पे संघ क्या रिएक्ट करेगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है प्रज्ञा जी, हम आपस में भी देखिए, एक व्यक्तिगत जीवन में आप किसी पे गुस्सा हो और वो रिएक्ट ही नहीं करे तो आप और अनकंफर्टेबल हो जाते हो, फिर आप और ज्यादा गुस्सा हो जाते हो, फिर भी वो शांत रहता है, ये आपकी हार हो जाती है। इन्होंने संजय नोटी को नोटिस दिया, ठीक है भाई, एक तालुका अध्यक्ष निकाल दो, आप आगे और क्या कर सकते हो? आपको जितना कर सकते हो करिए, आपको और कितना नीचे गिरना है गिरी। इस बात पे बताइए, एक शिष्टाचार होता है। आज सोनिया गांधी को भी जन्मदिन पे प्रधानमंत्री बधाई देते हैं, बिल्कुल। राहुल गांधी पे बधाई देते हैं, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे मतलब सोनिया इतनी गांधी बधाई इनसिक्योरिटी है देती है। कि कोई जन्मदिन तक विश नहीं कर सकता, वो भी गुजरात हाँ, में ऐसा हो रहा तो है। ये अच्छा। ये गुजरात में नहीं, ये पूरे देश में, पूरे देश में है। लेकिन ये कार्रवाई, इस्तीफा तो पहली बार गुजरात में ही देखने को मिला। गुजरात में इसलिए कि गुजरात पूर्ण कंट्रोल में है ना। हाँ। अच्छा, मोदी जी जाते हैं काशी और वहां पर एयरपोर्ट में जो दुष्कर्म हुआ उसके बारे में, दुष्कर्म के बारे में अधिकारियों से पूछते हैं, योगी आदित्यनाथ से नहीं पूछते हैं। इसके क्या मायने हैं? क्या योगी आदित्यनाथ के और नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत बंद है? क्या ये समझा जाए? या फिर जब नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर अधिकारियों से दुष्कर्म के बारे में बात करते हैं, उनसे पूछते हैं और योगी से नहीं पूछते, तो क्या ये समझा जाए कि ये योगी के शासन पर क्वेश्चन मार्क है? योगी योगी की के पिटाई शासन, अब होने जा रही है। देखिए, योगी के शासन पर सर्वोच्च न्यायालय के सवाल उठते हैं, योगी के शासन पे उनके पार्टी के लोग सवाल उठाते हैं, योगी के शासन पे केंद्रीय मंत्री सवाल उठाते हैं, लेकिन निर्लज्जता का अमृतकाल है, इसलिए किसी को शर्म नहीं आती। रही बात नरेंद्र मोदी जी की, तो नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी उनका मोडस ऑपरेंडिस वही था। मोदी जी हमेशा अधिकारियों से ऑपरेट करते हैं। वर्तमान केंद्र में भी जो मंत्रिमंडल है या मंत्रालय है, उसमें मंत्री के बजाय वो उनके सेक्रेटरी पे ज्यादा भरोसा करते हैं, वो सीधा सेक्रेटरी से बात होती है। मंत्रियों को तो वो एक फॉर्मेलिटी है कि आप रबर स्टैंप है, आप बैठिए वहां पे। ये मोडस ऑपरेंडी दिल्ली में भी हम देख रहे हैं। कौन सा ऐसा मंत्री कहता है कि उनको मोदी जी ने बुला के बोला कि ये तुम मेरे लिए एक ब्लूप्रिंट लाओ, ये कैसा करना है? ब्लूप्रिंट अधिकारी देते हैं, पीएमओ के अखबार में भी अधिकारी, छपवा रहे मंत्रालय के अधिकारी, ऐसा ही सरकार चल रहा है, इसलिए सब कुछ पीएमओ है। और इधर नीतीश कुमार को भाजपा उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? अगर भाजपा बन उप जाते हैं नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री, तो बिहार की राजनीति को कैसे देख रहे हैं आप आज की तारीख में? मुझे लगता है कि बिहार से उनको निकालने के लिए उप मुख्यमंत्री पद, उप प्रधानमंत्री पद का लालच दिखा रहा है। उप प्रधानमंत्री पद दे और उनको रेलवे दे दे, उप प्रधानमंत्री पद दे दे और उनको एग्रीकल्चर दे दे। केंद्र में क्या वो नरेंद्र मोदी के अधीन काम करेंगे? पहला नंबर। दूसरा, करेंगे तो केंद्र में जिस हिसाब से मंत्रालय चल रहे उस हिसाब से वो काम करेंगे, तो फिर वो रबर स्टैंप बन के बनेंगे। सवाल ये है, उनको उप प्रधानमंत्री का गाजर इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि वो पटना का मोह छोड़े। पहले दबी जुबान में था, अब तो डायरेक्ट ही हो गया कि आप उप प्रधानमंत्री बन जाइए उधर, तो हम आपको एक पिक्चर आई थी, बहुत बढ़िया सिनेमा था, शायद शान बेनेगल का ही था, दिल्ली टाइम्स ऐसा एक पत्रकार था, उसमें शशि कपूर ने एक संपादक का काम किया। उसमें जब मालक संपादक से नाराज होता है तो फिर उसको ये बोलता है कि एक बहुत बड़ी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारी, और आपके जैसे एक होनहार इंसान उसके चेयरमैन बनना चाहिए। तो शशि कपूर हंसते हुए कहते हैं कि आप मुझे संपादक पद से हटा रहे हैं, ये बोलिए ना, आप मुझे वहां क्यों भेज रहे हैं? यही बात होती है। बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।